Hello students, this is second lecture of the chapter Federalism. Students, these videos have been prepared with the motive to enable you all to fetch high marks in your exams. So, you must go through these videos and kindly give your valuable support by liking, sharing and subscribing the videos. So let's get started, student. The topic of today's class is what makes India a federal country. वे कौन सी बातें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है फेडरल कंट्री है. Now students, after independence, what we see is that the Constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism. Students, इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें ये मेंशन है इंडिया यानी कि भारत जो है वह यूनियन है स्टेट्स का. कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं हुआ है. इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला गया है. इसका जो कारण है वह यह है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जैसे यूएसए में यह है कि वहाँ पे स्टेट्स जो हैं वह अलग हो सकता है कंट्री से और अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है. लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम में यह इजाज़त नहीं है कोई भी स्टेट को कि वह अलग हो सके भारत से और अलग देश बन सके. तो इस कारण से हम इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोल सकते हैं. इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोले जाने का यह कारण था, इसमें यह बतलाया गया है कि स्टेट्स जो है वह इंडिया का इनसेपरेबल पार्ट है. उसको इंडिया से अलग नहीं किया जा सकता है. और दूसरी बात यह है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स जो बतलाया गया है उसके पीछे ये भी है कि हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है. ओके स्टूडेंट्स, अब अगली बात जो हम लोग देखते हैं कि फेडरेशन वर्ड का यूज़ तो नहीं हुआ है लेकिन इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है. अगर फेडरल कंट्री है तो वे 7 फीचर्स जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, वे 7 फीचर्स जो फेडरल सिस्टम के हैं वे 7 फीचर्स हमको इंडियन सिस्टम में भी मिलनी चाहिए. अगर ये हमारे इंडियन सिस्टम में है तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है. तो हम लोग एक एक करके पहले 7 फीचर जो था फेडरल सिस्टम का उसको देखते हैं. पहला फीचर, फर्स्ट फीचर सेज there are 2 or more levels or tiers of government. Now students, इसका मतलब यही था कि फेडरल सिस्टम में 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है. यानी कि अगर 2 लेवल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, 3 लेवल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. Later, a 3rd tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. तो हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ इनिशियली शुरुआत में 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट का प्रावधान था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन बाद में 3rd tier को भी लाया गया
थर्ड टियर यानी कि लोकल गवर्नमेंट। आज के डेट में इंडिया के अंदर 3 लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम का जो फर्स्ट की फीचर है वो है, दूसरा की फीचर जो है फेडरल सिस्टम का वो यह कहता है कि डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टियर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वो एक ही सिटीज़न पे रूल करता है, पर हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अलग जुरिडिक्शन है, अलग एरिया है जहाँ पे वो अपने पावर को एक्सरसाइज करता है। जैसे कि लॉ मेकिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलग सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अलग चीज़ों पे लॉ बनाती है। टैक्सेशन में हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग आइटम्स पे टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग आइटम्स पे टैक्स लगाती है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेंट्रल और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एरिया बटा हुआ है। इंडिया के अंदर क्या है हम ये देखते हैं। इन इंडिया वी सी दैट एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन। यानी कि हमारे यहाँ भी यह है कि ये जो 3 लेवल है गवर्नमेंट के, वे उनका जुरिडिक्शन जो है, एरिया ऑफ पावर जो है वो अलग अलग है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि हमारे यहाँ जो लॉ मेकिंग पावर है, भारतवर्ष के अंदर जो लॉ मेकिंग पावर है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है, और दोनों सारे जो सब्जेक्ट्स हैं कानून बनाने के, जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको 3 लिस्ट में रखा गया है। वे 3 लिस्ट क्या हैं और किस लिस्ट के सब्जेक्ट्स को कौन कानून बनाएगा ये हम देखते हैं। यूनियन लिस्ट include subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency. They are included in this list because we need a uniform policies on these matters. Throughout the country, the union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. यानी कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, ये सब, इस पे कौन कानून बनाएगा, तो ये क्लियरली मेंशन है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The state government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the state list. State list जो होता है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। नेक्स्ट जो लिस्ट है उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ the union government as well as the state government, such as education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the laws made by the union government will prevail. Students, concurrent list जो है उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन एट्सेट्रा, जो जिस पे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। लेकिन अगर दोनों में विवाद हो जाए कि किसका लॉ सुप्रीम है, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा
वो ज़्यादा माना जाएगा, वही माना जाएगा। तो now we have seen that the second key feature of the federal system of government is also prevailing in India, क्योंकि लेजिस्लेशन के मामले में हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया के अंदर वो अलग सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग सब्जेक्ट्स दिया गया है। तो इस तरह से लॉ मेकिंग पावर जो है वो डिवाइड किया गया है। टैक्सेशन में भी हम जानते ही हैं कि कैसे इंडिया के अंदर अलग आइटम्स पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, अलग आइटम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एरिया है इंडिया में और स्टेट गवर्नमेंट का अपना एरिया है। तो सेकंड की फीचर जो है वो प्रेजेंट है इंडिया में। थर्ड, द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। यानी कि जो पावर जो बांटा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जितने भी टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है वो क्लियरली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए यहाँ पे फेडरल सिस्टम में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ताकि सारा पावर्स क्लियरली वहाँ रहे और कोई भी तरह का विवाद नहीं हो। अगर हम उसको ओरली रखेंगे, मौखिक रूप में रखेंगे तो विवाद हो सकता है। तो सारा पावर का जो डिवीज़न है उसको इंडिकेट किया गया है, उसको लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ताकि कोई भी तरह का कंट्रोवर्सी नहीं हो। सो एंड ये जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी जो भी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि सारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर्स है, लोकल गवर्नमेंट अगर जो भी है उसका क्या पावर्स है, ताकि कोई भी विवाद नहीं हो सके। और इंडिया के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है या लोकल गवर्नमेंट जो है उसको ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हटा सकता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से वो क्रिएट किया गया है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट जो फेडरल सिस्टम का है वो यह है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अकेले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को वो नहीं चेंज कर सकती है। अगर चेंज करना है तो दोनों को मिलके करना होगा। इंडिया में हम देखते हैं दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to this has to be first passed by both the house of the parliament with at least 2/3 majority. Then it has to be passed by the legislatures of at least half of the total states. इसका मतलब है कि जैसा कि की फीचर कह रहा था कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज कर सकता है, तो इंडिया में भी पार्लियामेंट जो है वह अकेले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें पहले पार्लियामेंट को उस प्रपोजल को पास करना पड़ेगा 2/3 मेजॉरिटी से। पार्लियामेंट जिसमें दोनों हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को वो प्रपोजल पास करना होगा 2/3 मेजॉरिटी से। इसके बाद वो प्रपोजल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, उसके पास जाती है। वहाँ से वो अगर अप्रूवल मिलता है कम से कम 50% स्टेट्स का, कम से कम आधा स्टेट्स का, तभी जाके वह प्रपोजल एक्सेप्ट होता है और उससे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया जा सकता है, अमेंडमेंट लाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट की फीचर, कोर्ट
have the power to interpret the constitution and power of the different level of government. The highest court acts as the umpire if dispute arise between different level of government in the exercise of their respective power. तो जो फिफ्थ की फीचर है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, वो यह कहता है कि यहाँ पे कोर्ट होना चाहिए और कोर्ट ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वो इंटरप्रेट करेगा, उसका मतलब बताएगा। साथ में ये भी कहा गया है फेडरल सिस्टम के की फीचर में कि हाईएस्ट कोर्ट जो है वो एक जज की तरह काम करेगा वैसे केस में जहाँ पे डिस्प्यूट हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो कोई तो होना चाहिए ना जो कि उस लड़ाई का निपटारा कर सके। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कोर्ट को ये पावर होता है। अब इंडिया के हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इंडिया में क्या सिस्टम है। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of the constitutional provisions and procedures. In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court makes a decision. हमारे यहाँ वही चीज़ है जो फेडरल सिस्टम का इम्पॉर्टेंट फीचर है। जुडिशरी को पावर है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावर है, और जुडिशरी को ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, उसका मतलब बताए और ये भी देखे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है वो पारित हो रहा है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। साथ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हमारे इंडिया के अंदर है वो ये भी देखती है कि अगर कोई विवाद हो रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर को लेकर, तो उसमें वह एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, वहाँ पे उस लड़ाई को वो सुलझाता है। नेक्स्ट की फीचर जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का होता है वो यह है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में चूंकि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट, कहीं कहीं पे तीसरा लेवल भी है, तो भाई सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू तो अलग होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम सेंटर अगर स्टेट पे डिपेंडेंट है रेवेन्यू के लिए और स्टेट जो है सेंटर पे डिपेंडेंट है रेवेन्यू के लिए, तो इसमें बहुत परेशानी आएगी और हमेशा विवाद होगा, झगड़ा होगा और ये लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है हर एक लेवल का वो क्लियरली मेंशन रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पर भी फेडरल सिस्टम है। इंडिया में हम क्या देखते हैं? द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्स इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड टू ईच वन ऑफ देम। हमारे यहाँ इंडिया में ये फीचर भी है फेडरल सिस्टम का कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट जो है वह इस आइटम पे आप टैक्स लगा सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट जो है इस आइटम पे टैक्स लगाओ, और इस तरह से अपने तुम रेवेन्यू को रेज करो ताकि तुम जो काम करना चाहते हो डेवलपमेंट का या जो भी काम स्टेट का या सेंटर का होता है उसको तुम सुचारू रूप से कर सको। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने देखा कि 6 की फीचर जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का होता है वह 6 की फीचर जो है हमारे यहाँ है। 7वां की फीचर जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कि द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity। यानी कि जहाँ भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि फेडरलिज्म जो है उसका 2 उद्देश्य होगा। एक तो ये कि वह पूरे कंट्री के यूनिटी को प्रमोट करेगा, दूसरा कि वह जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो रीजनल एथनिक आइडेंटिटी है, उसको भी वो बरकरार रखे। क्योंकि रीजन में फ़र्क हो जाता है।
तो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर हाथ में रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं देख पाएगा, रीजनल आइडेंटिटीज़ को शायद उससे से मेंटेन नहीं कर पाए। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ये काम करती है फेडरल सिस्टम के अंदर। तो फेडरल सिस्टम का जो 2 ऑब्जेक्टिव है, पहला कि वो यूनिटी को मेंटेन करती है और दूसरा कि रीजनल डाइवर्सिटी को भी वो मेंटेन करती है। अब इंडिया में भी हम देखें तो हमारे यहाँ भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वे लोग भी जब फेडरल सिस्टम इंडिया में लाए तो उनका ऑब्जेक्टिव यही दोनों था। इंडिया में फेडरल सिस्टम लाने का एक ऑब्जेक्टिव तो ये था कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और उसमें केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकती है। और दूसरा ये कारण था कि इंडिया के अंदर बहुत सारी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, कल्चरल रीजनल डाइवर्सिटी है। तो इस रीजनल डाइवर्सिटी को देखने के लिए भी फेडरल सिस्टम का ज़रूरत था। इसलिए हमारे यहाँ भी फेडरल सिस्टम जो है उसका डुअल ऑब्जेक्टिव यही है कि टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू promote or accommodate regional diversity. Now students, इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है या इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का क्या इम्पॉर्टेंट फीचर था कि यहाँ पे स्टेट्स जो हैं, सब स्टेट जो हैं उनके पास बराबर पावर नहीं होता है। हो सकता है कुछ एक आध स्टेट को ज़्यादा पावर हो। नाउ हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस। जम्मू एंड कश्मीर has its own constitution. Many provisions of the Indian Constitution are not applicable to this state without the approval of the State Assembly. तो ये एक्चुअली किताब जो है जिसे मैंने पढ़ा वो एक्चुअली पुराना है। अभी तो ये हो गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अब नहीं है, लेकिन काफ़ी वक्त तक तो था। इंडिपेंडेंस के बाद से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसको स्पेशल जगह मिला हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बहुत सारी चीज़ें जो बाकी स्टेट्स पे लागू होती थी वह कश्मीर पे लागू नहीं होती थी, लेकिन अब ये डिफरेंस चला गया है। और दूसरा चीज़ है कि जो यूनियन टेरिटरीज़ है हमारे यहाँ इंडिया में, यूनियन टेरिटरीज़ जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, यूनियन टेरिटरीज़ के पास कम पावर है। और यूनियन टेरिटरीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत से होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है इंडिया। कुल मिला के हमने ये देखा कि हमारे यहाँ वे 7 फीचर्स हैं जो कि की फीचर्स माने जाते हैं फेडरल सिस्टम के। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। नाउ स्टूडेंट्स, इसके पहले कि मैं लेक्चर को ख़त्म करूं, बिफोर आई वाइंड अप द लेक्चर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड अप फ्यू मोर पॉइंट्स टू एनरिच योर नॉलेज। आपके नॉलेज को मैं थोड़ा सा और एनरिच करना चाहती हूँ, बस 1 मिनट 2 मिनट लगेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको क्वासी फेडरल कहा जाता है। क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया क्वासी फेडरल का मतलब कि सेमी फेडरल हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया में प्योर फेडरल सिस्टम नहीं है। प्योर फेडरल सिस्टम में और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको वहाँ डुअल सिटीजनशिप होगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी डुअल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और भी बहुत सारी फीचर्स होती हैं जो कि फेडरल सिस्टम के होते हैं। तो वो पूरी तरह से हमारा जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वह प्योर फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए इंडिया को कहा जाता है कि क्वासी फेडरल है। बल्कि हमारे यहाँ देखा जाए तो यूनिटरी सिस्टम का भी बहुत सारा फीचर्स हमारे यहाँ मौजूद है। तो
ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया का कि इंडिया हैज़ India is quasi-federal. So that's all for today, students. That's all for the class. If there's any problem, if there's any way you want to bring about change in the coming videos, please let me know through the comment section. Thank you.